नमस्कार दोस्तों, आप YouTube चैनल ज्ञान छाया देख रहे हैं। इस चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, खबर है झारखंड अनलॉक 1 का 12वां दिन। राज्य में 10 दिन में बढ़ गए 932 मरीज, अब तक 1607 पॉजिटिव केस। कांग्रेस ने कहा सरकार पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में राज्य में 932 केस मिले हैं। 1 जून को यहाँ मरीजों की संख्या 675 थी, जो 11 जून को बढ़कर 1607 हो गई। इधर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन पर पुनर्विचार करना चाहिए। इससे पहले सरकार आम जनों को बुनियादी ज़रूरतों के सामानों की उपलब्धता के लिए कुछ समय दे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहत निगरानी समिति के कंट्रोल रूम से गुरुवार को हुई बैठक में कहा गया कि आम जनों के बीच भी यह चर्चा है कि झारखंड में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है और लोग ऐसे चाह भी रहे हैं। केंद्र सरकार की अविवेकपूर्ण निर्णय की वजह से वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश कोरोना संक्रमण के मामले में विश्व गुरु बन जाएगा। बैठक में कहा गया कि कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन एवं अनलॉक 1 हर क्षेत्र में केंद्र की सरकार पूरी तरह से विफल रही। यह दोस्तों, पूरी राज्य में 18 से चलेगा स्वास्थ्य अभियान। 40 से अधिक उम्र के लोगों की होगी जांच। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 18 जून से पूरे राज्य में गहन जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह अभियान चलाया जाएगा। इसमें 40 साल से अधिक उम्र के लोगों की जांच की जाएगी। इसमें सहिया, एएनएम और सीएचओ को लगाया गया है। सहिया घर घर जाकर फॉर्म भरेंगे और 40 साल के लोगों की सूची बनाएंगे। एएनएम और सीएचओ की सूची में दर्ज उन व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसमें हाई बीपी, डायबिटीज, श्वास और लीवर संबंधी समस्या, मुंह का कैंसर, कुष्ठ रोग और मोटापा की जांच होगी। गांव में एएनएम और सीएचओ कैंप लगाकर जांच करेगी। खबर है दोस्तों, झारखंड में 15 जुलाई के बाद 4 चरणों में स्कूल खोलने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड शिक्षा परियोजना ने सरकारी स्कूलों को खोलने का शेड्यूल तैयार कर लिया है। सीनियर बच्चों की पढ़ाई 15 जुलाई के बाद और जूनियर बच्चों की पढ़ाई अगस्त से शुरू होने का प्रस्ताव है। दोनों के बीच 15 दिन का अंतराल रखा गया है। सबसे अंत में प्राथमिक कक्षा लगेगी। जेईपीसी ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे शुक्रवार को केंद्र को भेजा जाएगा। ड्राफ्ट में 4 चरणों में स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि पहले 10वीं और इससे ऊपर के बच्चों के लिए स्कूल खोला जाए। इसके बाद 8वीं, 9वीं, फिर 5वीं से 7वीं और अंत में 4थी कक्षा तक के बच्चों को बुलाया जाए। यह अब कहा गया है कि एक क्लास में एक दिन में 25-30 बच्चों को ही बुलाना चाहिए और अलग अलग राज्यों के लिए स्कूल खोलने की तिथि अलग अलग निर्धारित करनी चाहिए। खबर है दोस्तों, झारखंड में सुबह से रुक रुक कर हो रही रिमझिम बारिश से मिली गर्मी से राहत। 15 जून तक अच्छी बरसात की संभावना। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 दिनों से तेज उमस भरी गर्मी से लोगों को शुक्रवार की सुबह से काफ़ी राहत मिली। रुक रुक कर हो रही रिमझिम बारिश एवं हल्की ठंडी हवा के चलने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। इसके बाद रांची समेत तकरीबन पूरे राज्य में लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। मौसम विभाग के अनुसार लगातार हो रही यह बारिश मानसून की है या नहीं, यह पूरे मौसम का आकलन करने के बाद दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा। इधर मौसम विभाग ने 15 जून तक पूरे झारखंड में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जताई। वहीं सड़कों पर काफ़ी कम लोग ही नजर आए। शुक्रवार की सुबह जब लोगों ने नींद से आंखें खोली तो रिमझिम बारिश ने उनका स्वागत किया। सुबह सब्जी मंडी और सड़कों पर काफ़ी कम लोग ही नज़र आए। हालांकि जो लोग पहुंचे भी वो हाथों में छाता लेकर। लोग बारिश और गर्मी से राहत मिलने की बात करते नज़र आए। वहीं 13 जून को कुछ जिलों में आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। गुरुवार को भी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई और दिन भर बादल घिरे रहे। मौसम केंद्र के अनुसार 11 से 15 जून तक पूरे झारखंड में अच्छी बारिश होगी। 13 जून को कुछ जिलों में आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।
16-17 जून को कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 32-34 रह सकता है। सबसे अधिक बारिश रांची में दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ स्थानों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश 22.0 mm रांची में दर्ज की गई। सबसे अधिक तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज की गई। खबर है दोस्तों, झारखंड में फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। रांची में अब इतनी हो गई 1 लीटर की कीमत। तो दोस्तों, पेट्रोल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही आपकी जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार छठे दिन यानी शुक्रवार 12 जून 2020 को भी इजाफा हुआ। इसके साथ ही रांची में पेट्रोल की कीमतें 73 रुपया 77 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमतें 69 रुपया 26 पैसे प्रति लीटर हो गई। कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 57 पैसे और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 59 पैसे की वृद्धि की है। सरकारी कंपनियों ने रविवार से ईंधन के दामों में रोजाना बदलाव की प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया था। इससे पहले कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते देश में ईंधन के दाम लगातार 82 दिन तक स्थिर बने रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 74 रुपये से बढ़कर 74 रुपये 57 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 72 रुपये 22 पैसे से बढ़कर 72 रुपये 81 पैसे हो गई थी। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है। इसका बोझ झारखंड के उपभोक्ताओं पर भी पड़ा है। स्थानीय बिक्री कर या मूल्य संवर्धित कर के आधार पर प्रत्येक राज्य में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें अलग अलग है। 6 दिन में पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 3 रुपया 31 पैसे और डीजल का मूल्य 3 रुपया 42 पैसे तक बढ़ाया गया। खबर है दोस्तों, IIFL की बोकारो ब्रांच से 1 करोड़ का सोना गायब, कंपनी के कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के बोकारो जिले में स्थित एक निजी फाइनेंस कंपनी से 1 करोड़ रुपए के मूल्य का सोना गायब होने का मामला सामने आया है। झारखंड ट्रेजरी के प्रबंधक ने इस मामले में पूर्व शाखा प्रबंधक समेत कई कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस अधीक्षक SP चंदन कुमार झा ने शुक्रवार को बताया कि निजी फाइनेंस कंपनी इंडिया इम्पोलाइन की झारखंड ट्रेजरी के प्रबंधक वप्पा आदित्य नियोगी ने गुरुवार की देर शाम जिले के चास थाने में मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कंपनी ऑडिट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कंपनी की चास शाखा से ग्राहक का 22 पैकेट सोना गायब है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये है। उक्त सोने के बदले कंपनी ने ग्राहकों को ऋण दिया है। झा ने बताया कि मामले में वेलूर अजय कुमार ठाकुर, पल्लवी सरकार, बोकारो के अमित कुमार, जियाहलक, विकास सिंह और ग्राहक सेवा प्रतिनिधि प्रकाश सिंह एवं पूर्व शाखा प्रबंधक आदित्य कुमार के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। चास पुलिस इंस्पेक्टर अमिताभ राय ने बताया कि मामले की प्रारंभिक जांच पड़ताल की गई है। CCTV फुटेज में कई खुलासे की उम्मीद है। नामजद अभियुक्तों से जल्द पूछताछ की। खबर है दोस्तों, झारखंड के 40 लाख विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति और साइकिल के पैसे अब जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति, पोशाक और साइकिल मद की राशि जानी शुरू हो जाएगी। झारखंड सरकार ने कोरोना काल में इन मदों में राशि भुगतान पर लगाई रोक हटा ली है। वित्त सचिव हिमानी पांडे ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसका फ़ायदा लगभग 40 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। वित्त सचिव के आदेश में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से दी जाने वाली सभी छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि सीधे लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, खेलकूद एवं युवा कार्य तथा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए भी यह लागू होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से साइकिल खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि भी सीधे विद्यार्थियों के खाते में भेजनी शुरू हो जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की साइकिल योजना के लिए भी यह प्रावधान किया गया है। वहीं पोशाक और किताब का पैसा भी भेजा जाएगा। वित्त सचिव ने आदेश दिया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से बच्चों के पोशाक और स्कूल किट खरीदने के लिए पैसे से संबंधित बिल का भुगतान किया जाए। 9वीं एवं 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए उनके खातों में राशि भेजने से संबंधित बिल कोषागारों में पास किए जाएं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्राओं के स्टाइपेंड से संबंधित बिल भी नहीं रोका जाए। मातृ वंदना योजना से संबंधित बिलों के भुगतान पर लगी रोक भी हटा ली गई है। खबर है दोस्तों, अनलॉक का 12वां दिन, हिंदपीढ़ी में फिर मिले 3 संक्रमित, 164 पहुंची संक्रमितों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को अनलॉक 1 का 12वां दिन है। सुबह से ही हो रही बारिश की वजह से लोग काफ़ी कम ही सड़कों पर निकले। वहीं हिंदपीढ़ी में फिर 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा मांडर के 2, अली सर्जिकेयर के 1 और बुंडू अनगढ़ा नामकोम एवं मेडिका के 1 संक्रमित हैं। कांटाटोली के अली सर्जिकेयर में भर्ती मरीज कोलकाता का रहने वाला है। इसके बाद रांची में संक्रमितों की संख्या 164 तक जा पहुंची। हिंदपीढ़ी में मिले 2 संक्रमित एक ही परिवार के हैं। दोनों के पिता को तबीयत खराब होने पर 1 जून को मेडिका में भर्ती कराया गया था। कोरोना की आशंका होने पर 3 जून को रिम्स भेजा गया। पिता के पॉजिटिव पाए जाने पर परिजनों को होम क्वारंटाइन पर जांच कराई गई। इसमें दोनों बेटे पॉजिटिव पाए गए। खबर है दोस्तों, झारखंड में नक्सलियों की घातक योजना नाकाम, सुरक्षा बलों ने बरामद किए 40 IED बम। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के चेबसा में पुलिस और CRPF ने एक संयुक्त ऑपरेशन नक्सलियों की खतरनाक योजना को विफल कर दिया। झारखंड जुगवार इकाई CRPF और BDDS बम का पता लगाने का निष्क्रिय करने वाला दस्ता के संयुक्त अभियान में 40 IED बम बरामद किए गए। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए गुलकेरा पुलिस स्टेशन की सीमा में 500 फीट क्षेत्र को कवर करते हुए उन्हें एक सीरीज में लगाया गया था। IED को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। इन इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। खबर है दोस्तों, चीन के बाद अब नेपाल बॉर्डर पर तनाव। नेपाल के सैनिकों ने बिहार बॉर्डर पर खेत में काम कर रहे लोगों पर फायरिंग की, 1 की मौत। SSB ने कहा यह आपसी विवाद का मामला। जी हाँ दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद के बीच शुक्रवार को अहम खबर सामने आई। नेपाल की तरफ से बिहार के जानकी नगर बॉर्डर पर फायरिंग हुई। इसमें 1 युवक की मौत हो गई, 3 घायल हुए, 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। जानकी नगर बिहार के सीतामढ़ी जिले में आता है। यहाँ भारत का सशस्त्र सीमा बल तैनात है। इसके DG कुमार राकेश चंद्रा ने कहा यह आपसी विवाद का मामला है। रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। खेत में काम कर रहे थे लोग। जानकारी के मुताबिक घटना सीतामढ़ी के सोनबरसा बॉर्डर इलाके के जानकी नगर गांव की है। यहां सीमा के पास कुछ लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान नेपाल की ओर से फायरिंग की गई। फायरिंग में जानकी नगर टोले तालबंदी निवासी 25 साल के विवेक कुमार राय की मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर है। सभी को सीतामढ़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। SSB ने कहा घटना के बाद SSB के DG कुमार राकेश चंद्रा ने न्यूज़ एजेंसी से कहा नेपाल के सैनिकों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की। इसमें से
10 राउंड हवा में फायर किए गए, एक व्यक्ति की मौत हुई, 3 घायल। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हम उसकी रिहाई के लिए बातचीत कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि बात ज़्यादा बढ़े। जी हाँ दोस्तों, डीजी ने आगे कहा, हमने शुरुआती जांच के बाद एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी। एसएसबी की 51वीं बटालियन के कमांडेंट ने नेपाल के सर्लाही और भारत के सीतामढ़ी जिले के एसपी से बातचीत की है। दोनों एसपी भी संपर्क में हैं। इस मामले की जांच की जाएगी। मैं फिर साफ कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह स्थानीय मामला है जो अचानक हुआ। वहीं पर भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण हैं। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धाराचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल से लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया था। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया जिसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कलापानी को अपना हिस्सा बताया। नेपाल नए नक्शे को अपने संविधान में शामिल करने जा रहा है। दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। वहीं मृतक विवेक के पिता ने नागेश्वर राय ने कहा, सीमा के पास हमारा खेत है। मेरा बेटा और गांव के 5-6 दूसरे लोग सुबह वहां काम करने गए थे। ये लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान नेपाल आर्म पुलिस के जवानों ने उन्हें काम करने से रोका और वापस जाने को कहा। नेपाली सुरक्षा बल ने 16-17 राउंड गोलियां चलाई। मेरे बेटे के सीने में गोली मार दी गई। खबर है दोस्तों, महिला किसान विक्टोरिया कभी थी बाल श्रमिक, अब खेती से बदल रही तकदीर। जी हाँ दोस्तों, गुमला जिला अंतर्गत बसिया प्रखंड का तेतरापा कटोली गांव, इस गांव की महिला किसान विक्टोरिया तीगा खेती से तकदीर बदल दी है। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण विक्टोरिया बचपन से ही मजदूरी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आज वह फलदार पौधों की बागवानी और सब्जी की खेती से अपनी अलग पहचान बनाई है। कभी मजदूरी कर परिवार का जैसे तैसे पालन करने वाली विक्टोरिया तीगा आज सफल किसान है। एक समय था जब वह बाल श्रमिक थी। घर की गरीबी और बेकारी के कारण बचपन से ही मजदूरी करना पड़ा था, लेकिन आज वह फलदार पौधों की बागवानी और सब्जी की खेती से अपनी अलग पहचान बनाई है। गरीबी में पली बढ़ी विक्टोरिया बाल श्रमिक के रूप में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। आज वह 5 एकड़ खेत में बागवानी कर रही है। जिस खेत में वह आम की बागवानी की है, उसी खेत में वह सब्जी और अन्य फसलों की भी खेती करती है। विक्टोरिया के काम में उसके पति सिल्वानुस तीगा भी मदद करते हैं। सिल्वानुस तीगा का कहना है कि घर की माली स्थिति ठीक नहीं थी। इस बीच प्रशासन ने हमें सरकार की योजनाओं से जोड़ा, जिससे वह खेती बाड़ी कर अपने घर एवं परिवार की स्थिति बदलने में लगे हुए हैं। विक्टोरिया के साथ गांव की जगरानी लकड़ा, सुशीला लकड़ा, सुको लकड़ा भी फलदार पौधा लगाए हैं। आम का पौधा अब पेड़ बन गया है और फल देने लगा है। बसिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता कहते हैं कि तेतरा पंचायत अंतर्गत तेतरा गांव निवासी विक्टोरिया तीगा को वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत CFT प्रोजेक्ट के तहत आम बागवानी दी गई थी। वह 4 साल कड़ी मेहनत की विक्टोरिया की मेहनत का फल है कि आज सभी फलदार पेड़ फल देने लायक हो गए हैं। प्रशासन के मार्गदर्शन से उसने यह मुकाम हासिल किया। NGO द्वारा उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया गया। श्री गुप्ता ने कहा कि विक्टोरिया को मनरेगा के तहत कुआं भी दिया गया है। उसने 1 एकड़ ज़मीन में फलदायक पेड़ लगाई हैं। प्लांटेशन के लिए प्रशासन की ओर से खाद भी दिया गया है। इधर गुमला DC शशि रंजन ने ट्वीट के माध्यम से विक्टोरिया द्वारा किए जा रहे खेती बाड़ी, फलदार पौधों खेत में आई हरियाली की प्रशंसा की है। तो दोस्तों, यह समाचार यहीं पर समाप्त होता है।